देखो, हमारे पास वेक्टर स्पेस के तौर पे दिया गया है वी जो है वो आर एक्स ये दिया गया है, ठीक है। आर एक्स ओवर आर करनी है, इस टाइम पर ये रखें। इसका मतलब ये हो रहा है कि आर एक्स जो है वो तो है पॉलिनोमियल का कलेक्शन वेयर पी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स सच दैट कि जो हाँ जो पी एक्स है उसमें ध्यान रखना कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ऐसे ही ए एन एक्स एन जो है ये पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होगा। और इसमें ध्यान रखना है जितने भी ए आई से आ रहे हैं सारे के सारे रियल से आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ही ये रहा हमारा आर एक्स का कलेक्शन, ठीक है। अब ये चीज को कहा गया है कि ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर बना रहा है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ सबसेट्स लेना है। जैसे W1 हम लोग लेते हैं। सपोज करो दिस इज द कलेक्शन ऑफ पी एक्स विच बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट हम लोगों को क्या बताया गया है कि पी एक्स जो है पी जीरो इक्वल टू जीरो हो रहा है। मीन्स इस जीरो जो है इन सभी पॉलिनोमियल का एक रूट है। तो तुमको चेक करना है कि ये जो W1 है हमारा वेक्टर सब स्पेस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो जनरल तरीके से ही वैसे ही चेक करेंगे। सबसे पहले एक P1x ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल जो बिल्कुल इसी फॉर्म में कुछ रहेगा। सपोज करो ए नॉट प्लस ए वन एक्स डॉट 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 ए एन एक्स एन बताया गया है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जब आप ये पॉलिनोमियल आपके W1 से आ रहा है तो पी जीरो की वैल्यू तो जीरो हो रही है। फिर अगर हम चेक करें तो ये हमको दिख रहा होगा ए नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जो भी पॉलिनोमियल हमारा आ रहा है P1x किस तरह का है, A1x डॉट 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 ए एन एक्सटेंड टाइप का होगा, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा पॉलिनोमियल P2x लेंगे तो वो हमारा B1x डॉट 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 इसी तरह से Bn xn बन जाएगा। अब पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमको चेक करना है कि इनका सम इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे P1x और P2x दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें दिख रहा होगा कि ए नॉट, सॉरी ए नॉट तो वहाँ है ही नहीं, ए वन होगा। ए वन बी वन एक्स, फिर उसी तरह से ए टू बी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 इसी तरह से ए एन प्लस बी एन एक्स एन बन रहा है। इसमें भी अगर हम x की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो पी वन प्लस पी टू जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पॉलिनोमियल का सम किए हुए थे पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स ये हमारे W1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। उसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी चेक करनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। तो अल्फा हम लोग कोई रियल नंबर r से चूज कर लेते हैं और फिर एक पॉलिनोमियल px ले लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग को अल्फा डॉट px अगर बना रहे हैं तो अल्फा जो हो जाएगा हमारा जो px है वो कहाँ से आ रहा है W1 से आ रहा है। तो ये a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स एन टाइप का हो रहा है। अब भी अगर हम पी एक्स की वैल्यू जीरो करें तो फाइनल वैल्यू हमें जीरो ही मिलेगी। मीन्स ये हो रहा है कि अल्फा डॉट पी एक्स जो हो गया ये भी हमारा W1 में बिलोंग कर रहा है। मीन्स हाँ, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हुआ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हुआ। इसका मतलब हो रहा है कि W1 जो है ये एक सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, आगे चेक करो। सपोज करो W2 जो है इस तरह का पॉलिनोमियल का कलेक्शन किया गया है जो Rx से ही आया है। बट इसमें बताया गया है कि P1 इक्वल टू P2 है। मतलब जो भी पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसकी x इक्वल टू 1 पे जितनी वैल्यू आ रही है वही वैल्यू x इक्वल टू 2 पर भी उतनी ही है। तो इसके अकॉर्डिंग चेक करना है, ट्राई करो। हम्म, हाँ। हम्म, हाँ, एक P1x लिए
दूसरा P2x लिए, दोनों के दोनों W2 से ही आ रहा है। तो P1x के बारे में पता है कि P1 की वैल्यू, सॉरी, P1 की वैल्यू एट पॉइंट टू, दोनों सेम है, सेम एज P2 एट वन, P2 एट टू, ये दोनों सेम है। अब क्या करोगे, दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर दो, P1 प्लस, सॉरी, P1x प्लस P2x। अगर हम दोनों को ऐड करके x इक्वल टू वन पुट करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ये वैल्यू एग्जैक्टली P2 टू और P1 2 दोनों के इक्वल ही हो रहा था। इसका मतलब हो रहा है कि सम जो है वो फिक्स है कि W1 में तो W2 में तो बिलोंग कर रहा है। सेम एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करो तो अल्फा डॉट पी एक्स है, तो इसमें भी अल्फा डॉट P1 की जो वैल्यू होगी वो अल्फा डॉट P2 की वैल्यू के इक्वल ही हो जाएगी। इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज होगा। इसी वजह से ये हमारा एक सब स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट इसको चेक करो, W3 is the collection of Px which belongs to Rx such that Px की जो वैल्यू है P ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है। चलो इसको चेक करके देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर एक पॉलिनोमियल P1x लिए तो ये अगर W3 से आ रहा है, इसका मतलब है कि P1x जो है वो P1 माइनस ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है। दूसरा अगर P2x ले रहे हैं वो W3 से ले रहे हैं, तो यहाँ से भी P2x जो होगा वो P2 माइनस एक्स के इक्वल होगा। अब अगर दोनों का सम कर देते हैं तो P1x प्लस P2x कुछ इस तरह का बन रहा था। अब हमको पता है कि P1x की वैल्यू क्या है, P1 माइनस एक्स के बराबर है और ये P2 माइनस एक्स के बराबर है। तो पहला प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गया कि दोनों का सम जो है वो एग्जैक्टली इस वाले को होल्ड कर रहा है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि P1 प्लस जो P2 है ये हमारा W3 में बिलोंग कर रहा है। सेकेंडरी जब हम अल्फा डॉट पी एक्स कर रहे हैं, इसको देखने के लिए अल्फा पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है अल्फा पी ऑफ माइनस एक्स की इक्वल हो रहा है। यहाँ से इम्प्लाई हो रहा है कि अल्फा डॉट पी एक्स जो है ये सीधे W3 में बिलोंग कर रहा है, ऐसे देखना है, ठीक है। और जब दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हुई तो इसका मतलब ये सब स्पेस बनेगा, ठीक है। एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी को चेकआउट करना है। W4 is the collection of Px such that जितने भी AIs हैं, जो भी कोफिशिएंट उसका बन रहा है I 0 से लेकर n तक में, सभी का सम जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो तुमको अब इसको चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो W5 आ रहा है, ये तुम्हारा कुछ इस तरह का दिया हुआ है, Px ऐसे है और इसमें बता दिए हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ द Px है वो हमारा 0 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तुमको चेक करना है कि बनेगा कि नहीं। ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इस बार इस तरह का कर देते हैं, Px डेरिवेटिव ऑफ Px दिस इज इक्वल टू, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ P एट पॉइंट टू इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। तो क्या ये अभी सब स्पेस बनेगा? 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर 2 वैल्यू पुट करें तो वैल्यू, हाँ, ये नहीं होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो देखना 10 आ रहा होगा। हम्म, तो ये नहीं बनने वाला, ठीक है। W7 इज द कलेक्शन ऑफ Px सच दैट तुम्हारे पास है P0 इक्वल टू 0, P डैश 0 इक्वल टू 0 एंड P डबल डैश 0 इक्वल टू 0। तो इस केस में बताना। ये हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट W7 इज अ कलेक्शन ऑफ Px है सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ PT dt
फ्रॉम 0 टू 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो चेक करके देखो। 0 टू 1 की जगह पर 0 टू x कर लो। ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक पॉलिनोमियल P1 लिए तो फिर इस P1 अगर हमारे W8 से आ रहा है, ये इम्प्लाई करेगा कि इंटीग्रेशन 0 टू x P1t dt के वैल्यू हमारे 0 हो रही है। उसी तरह से P2 अगर ले रहे हैं W8 से, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हो रहा है, P2t dt की वैल्यू 0 हो रही है। अब अगर दोनों को सम भी कर दो तो सम की जो वैल्यू आएगी, P1 प्लस P2 का इंटीग्रेशन 0 टू x करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt, सेपरेट होकर फिर 0 मिल जाएगा। सेम इसी तरह से अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज कर दें, अल्फा इंटू पी टी डी टी फ्रॉम 0 टू x, तो यहाँ पर भी वैल्यू 0 ही होगा। इसी वजह से ये पूरी तरह से सब स्पेस बन जाता है कि इसको एक बार चेक कर लेना कि W9 is the collection of Px such that degree of the Px is 9। अब इसको चेक करके देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल, क्या ये सब स्पेस बन पाएगा। हाँ, रीजन। हम्म डिग्री को ऐड करें, डिग्री कैसे ऐड करोगी? P1x अगर मान लो x टू द पावर 9 डिग्री का हुआ, दूसरा QX अगर x टू द पावर 9 ही डिग्री का हुआ, ठीक है, चलो मान लिए, चलो 3 कर दिए, हम दोनों को ऐड करेंगे Px प्लस QX, तो ये 4x टू द पावर 9 ना बन रहा है, 18 थोड़े बनेगा। डिग्री ऐड थोड़े होता है। असल चीज ये हो जाएगा कि अगर मान लो, ठीक है, ऐसे ही 9 डिग्री का एक पॉलिनोमियल हम इस तरह का बना देते हैं, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 9 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस सपोज करो एक्स, ऐसे कर दिए हैं। दूसरा एक पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर दिए। ये P1 है, ये P2 है। होना क्या चाहिए, सब स्पेस बनने के लिए दोनों का सम इसमें बिलोंग करना चाहिए था। तो ये भी तुम्हारा W9 से है, ये भी W9 से है। अब अगर इन दोनों का सम कर देते हैं, P1 प्लस P2 करें, तो देखना यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है। हाँ, अब ये जो पॉलिनोमियल हो गया, ये तो 8 डिग्री का हो गया। अब 8 डिग्री का पॉलिनोमियल तो W9 में है नहीं, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो फिर ये W9 में नहीं बिलोंग करेगा, और इसी वजह से क्लोज वो नहीं हो पाता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। और ये वाला जो सबसेट दिया हुआ है, दिस इज नॉट ए सब स्पेस, इज नॉट ए सब स्पेस, ठीक है। अब इसी की जगह मान लो कि सब स्पेस अगर इसको बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए था, सोचो। अगर सपोज करो कि ऐसा ही सिचुएशन सब कुछ रहे, लेकिन हम इसको सब स्पेस बनाना चाहते हैं, तो क्या चीज़ मिसिंग हो रहा है? अगर उसको अगर हम यहाँ लगा दें तो वो सब स्पेस बन सकता है। इस केस में अगर हम, जैसे तुम बताए, डिग्री लेस देन 9 कर दें तो वो एग्जैक्टली हो जाएगा, या फिर लेस देन इक्वल टू 9 कर दें तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभी तो फिलहाल इसको इक्वलिटी ही रहने दो। नेक्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है W10, ये असल में दिस इज द कलेक्शन ऑफ Px कर दो, एंड डिग्री ऑफ द Px अगर लेस देन इक्वल टू 9 हुआ, तब उस केस में एग्जैक्टली ये सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, सीक्वेंस वाला वेक्टर स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करो V जो है वो R इन्फिनिटी है,
means sequence vector space of real space of real sequence. मान लो कि इसका एक सबसेट हम बना रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सच ए सीक्वेंस ए एन विच बिलोंग्स टू आर इंफिनिटी, और इसमें बताए हैं कि द सीक्वेंस ए एन इज टेंडिंग टू जीरो, और सीक्वेंस ए एन इज ए नल सीक्वेंस। ठीक है, तो इस केस में तुमको चेक करना है कि ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले एक एन सीक्वेंस लो, ये इसके बारे में बताया गया है कि ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है। इट मीन्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन की जो वैल्यू है वो जीरो हो रही है। सिमिलर वे में एक बी एन सीक्वेंस लो यहीं से ही, और डब्ल्यू वन से, तो फिर इसके बारे में भी पता चलेगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू भी जीरो ही हो रही है। ठीक है, देखना है कि इनका सम एक्चुअली जीरो होगा कि नहीं होगा। तो देखो, ए एन सीक्वेंस प्लस बी एन सीक्वेंस से कर रहा है। ठीक है, हमको अगर फाइंड करना है तो इसका जितना भी टर्म होगा किस तरह से रहेगा, ए वन प्लस ए टू, सॉरी ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू डॉट डॉट डॉट, ए एन प्लस बी एन, और ये फिर आगे इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो इसका जो nth टर्म आ रहा है वो nth टर्म कौन है, ए एन प्लस बी एन। अब हमको अगर इसका लिमिट चाहिए तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन कर देंगे। अब इसको सेपरेट तो किया ही जा सकता है क्योंकि दोनों ही इंडिविजुअल पार्ट्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन। तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो, इसकी भी वैल्यू हो गई जीरो, अल्टीमेटली जीरो हुआ। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा सम ऑफ द सीक्वेंस था ये कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर। हाँ, इसलिए क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चेक करोगे तो अल्फा डॉट सीक्वेंस ए एन करें तो यहाँ से जो एन एच टर्म बन रहा था वो अल्फा इंटू ए एन बन रहा था, और ये भी जीरो की ओर टेंड करेगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हुआ, सम भी होल्ड हो गया। इसका मतलब हो रहा है कि ये वाला सब स्पेस हमारा बन जाएगा। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट है। इसी तरह से दूसरा एक सीक्वेंस चेक करो कि सीक्वेंस ए एन का कलेक्शन किए हैं एंड ए एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस पता है ना, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उस तरह के सीक्वेंसेस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे अभी पीछे वाले में किए वैसे ही करना है इसमें। हम्म। हम्म, हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये भी हमारा एक सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डब्ल्यू थ्री इज द कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस सच दैट कि सम ऑफ ए आई इज इक्वल टू जीरो, आई रन फ्रॉम वन टू 15 दिया हुआ है। मतलब सीक्वेंस के जो पहले 15 टर्म्स हैं उनका अगर सम करते हैं तो वो वैल्यू जीरो हो रही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तुमको चेक करना है सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा। W4 is the collection of sequence such that the sequence has a unique limit point। यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो उस तरह का इसको हम बता दे रहे हैं कि देखो, सीक्वेंस में जब लिमिट पॉइंट की बात की जाती है तो अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस ऐसे दिए हुए हैं और हम कह रहे हैं कि मेरे पास L जो है, L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस,
तो फिर क्या होता है, असल में होता क्या है कि एल को लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस तब कहते हैं जब एल के डेल्टा नेबरहुड में, एल माइनस डेल्टा टू एल प्लस डेल्टा में सीक्वेंस के इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करें। अब यहाँ ध्यान रखना कि मेंबर कहने का मतलब A1 A2 A3 ये लोगों को कहा जा रहा है। A1 के रिगार्डिंग जो एलिमेंट वहां रखा हुआ है वो भले रिपीट होगा, जैसे देखो यहाँ पर बता रहे हैं, मान लो कि हमारे पास इस तरह का एक सीक्वेंस बना रहे हैं, 1 - 1 1 - 1 1 - 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बार बार ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसमें दो लिमिट पॉइंट है, एक 1 है और दूसरा -1 है। अब ऐसा इसलिए, हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 का तुम डेल्टा नेबरहुड ले लो, 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा, तो इसके अंदर में देखो सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। इनफाइनाइट टर्म्स में कौन आ रहा है, A1 A3 A5, जितने भी ऑड वाले आ रहे हैं सभी में तो 1 1 1 रखा रखा हुआ है, तो ये 1 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये एक 1 जो है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है A1 को भी, A3 को भी, A5 को भी, इस तरह से जितने इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं सभी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। दैट्स वाई ये 1 जो हो रहा है हमारा एक लिमिट पॉइंट बन रहा है। ठीक, उसी तरह से अगर -1 को तुम देखो तो -1 का भी डेल्टा नेबरहुड बना दो यहाँ। हाँ, उसी तरह से यहाँ पर तुमको इवन टर्म्स सारे कलेक्ट इवन मेंबर जो है वो सारे आ रहे होंगे, A2 A4 ये सब आ रहा होगा। तो फिर इससे कहेंगे कि ये भी हमारा एक लिमिट पॉइंट बन जाता है। बेसिकली होता क्या है कि किसी सीक्वेंस में अगर कोई चीज बार बार रिपीट कर रहा है ना इनफाइनाइट टाइम्स, तो एग्जैक्टली वो एक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा चीज, एक ही सीक्वेंस में एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि इसमें देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कि दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। उसी तरह से कुछ कुछ सीक्वेंस में सिंगल एक ही लिमिट पॉइंट होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन बोला गया है इसमें कह रहा है कि दिस इज सीक्वेंस हैविंग यूनिक लिमिट पॉइंट। तो फिर इसमें हम लोग कुछ इस तरह का एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लो कि हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 7 1 6 1 7 1 8 ऐसे बार बार रिपीट करा रहे हैं। अब यहाँ तुम देखो कि सीक्वेंस एक 1 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, इट मीन्स ये एक लिमिट पॉइंट बन रहा है, दिस इज द लिमिट पॉइंट। और दूसरा चीज देख सकते हैं कि और कोई मेंबर यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, सारे मेंबर डिस्क्रीट नेचर में चल रहे हैं, अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब यही सिंगल एक यूनिक लिमिट पॉइंट हो रहा है, दिस इज यूनिक। ठीक है, इन सिमिलर वे में एक दूसरा लिमिट पॉइंट हम सपोज करो ऐसे बना देते हैं, अम, दूसरा एक सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे कि सपोज करो अ, ये वाला ले लो, 2 - 1, फिर यहाँ पर सपोज करो 2, ये 3 - 1, फिर उसी तरह से 4 - 1, 5 - 1, इस तरह से सारे नंबर इस तरह से हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट कौन आ रहा है, -1, तो ये भी ठीक था। अब क्या करो, दोनों सीक्वेंस को एक बार ऐड कर दो। हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म से ऐड हो जाएगा, 2 + 1 बन गया। फिर दूसरा 2 + -1, 2 + -1, फिर देखो 1 + 3 हो रहा होगा, 1 + 3 है, फिर 3 + -1, हाँ, 3 + -1, वैसे ही फिर उसके बाद देखो 1 + 4 बन गया। ऐसे ही बार बार ये आगे बढ़ते रहेगा। तो अगर थोड़ा सा इवेल्युएट करके देखें तो 3, फिर यहाँ आ रहा है 1, फिर 4, फिर 2, फिर 5, इस तरह से टर्म्स आएंगी। मतलब जितना भी नंबर आने वाला है ना, कोई भी रिपीट नहीं करने वाला है, हर चीज एकदम डिस्टिंक्ट हो रहा है, डिस्क्रीट नेचर में ये चलते चल रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि इस सीक्वेंस के पास कोई इसके पास तो कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, नो लिमिट पॉइंट।
नहीं आता है, उस केस में नहीं आएगा। जब चीज़ें रिपीट करती है ना, कोई नंबर नंबर बार-बार रिपीट कर रहा है, तो उस केस में वो लिमिट पॉइंट बनेगा। लेकिन जब सब कुछ एकदम डिस्क्रीट चल रहा है, एकदम अलग-थलग चल रहा है और टर्म्स की कोई टेंडेंसी भी नहीं दिख रही है कि कहीं पर कन्वर्ज करता हुआ कुछ दिखे, तो उसके कन्वर्जिंग भी नहीं है। कहीं पर देखो सारा कुछ कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, लेकिन कोई फिक्स नेचर नहीं है कि कहीं ये 0 पे ही कन्वर्ज कर रहा है या -1 पे ही कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसी वजह से कह रहे थे कि ये वाला जो सीक्वेंस है, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ देखो कि इसके पास लिमिट पॉइंट था, यूनिक था, इसके पास भी था, लेकिन दोनों का सम के पास नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो हम लोग सबसेट बनाए हुए थे W4, ये एक सब स्पेस नहीं बनेगा। दिस इज नॉट ए सब स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से इसको चेक करना। हाँ हाँ, बोलो। हम्म। हाँ, लिमिट पॉइंट और लिमिट में अंतर है, ठीक है। लिमिट में कन्वर्जिंग टेंडेंसी होती है। जब यहाँ लिखते हैं ना कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फंक्शन, ये सॉरी, सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है किसी जगह, वो टेंड करने का कोशिश कर रहा है, उसको टेंडेंसी होती है। आगे जब रियल में सब पढ़ोगे तो उसमें सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ही सीक्वेंस को, ये सारा सीक्वेंस वाला हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन, ये क्या चीज़ होता है? देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो वेक्टर स्पेस से हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेके रखे हुए रहते हैं, फिर उनका ही एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उस कॉम्बिनेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन नाम दिया जाता है, क्योंकि उसमें लीनियरिटी का प्रॉपर्टी वहाँ पर दिखता है। सार डिग्री जो होगा वो जो कॉम्बिनेशन है उसका 1 होगा। वो देखो इसका डेफिनेशन, लेट x1 x2 डॉट 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 xn हमारे कुछ वेक्टर्स हैं जो वेक्टर स्पेस V से लिए गए हैं, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, ये अल्फा n जो है वो हमारे स्केलर हैं जो कि फील्ड से लिए गए हैं। ठीक है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्म, combination of the form alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 alpha 3 x3 डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन, ये जो है इसी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, दिस कॉल्ड इज एज लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑफ एक्साइज आई विथ अल्फा आइज। एक्साइज और अल्फा आई का अपना एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखो इसमें नाम रखा कि इसमें क्या क्या ध्यान देने वाला बात है। पहला चीज कि लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी बना रहे हैं तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही लिए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए हैं और उनका कॉम्बिनेशन बना दिए। यहाँ पर एकदम हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन आप जब बनाते हो तो फाइनाइट टर्म्स रखते हो कि इनफाइनाइट टर्म्स रखते हो। तो ऑलवेज यहाँ पर देखना, यहाँ ये जो कलेक्शन ले रहे हैं दिस इज अ फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट कलेक्शन। ठीक है, दूसरा चीज कि जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे बनाए हैं, इसमें देखो सारा पावर जो है वो 1 रखा हुआ है, किसी का भी डिग्री जो है 1 से अबव नहीं है। इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया है लीनियर। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिए हैं और उसी के उतने ही, लगभग उतने ही स्केलर्स भी चूज किए हैं और उनका इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और यही कॉम्बिनेशन हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ये डेफिनेशन क्लियर है? ठीक। अब देखो, जैसे कि एक मान लेते हैं कि हम लोग R2/R, ये हमारा वेक्टर स्पेस है। इसमें से एक वेक्टर हम ले रहे हैं 1, 0 और दूसरा y वेक्टर अब सपोज करो 2, 3 ले लिए। ठीक है,
अब देखो, इसका किसी भी तरह का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। एक लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग कुछ इस तरह का बना सकते हैं। एक स्केलर 2 ले लिए, 2 इंटू एक्स कर दे रहे हैं, प्लस 5 इंटू वाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बनेगा, एक बार चेक करके देखो। 2 इंटू वन कॉमा जीरो प्लस 5 इंटू 2 कॉमा 3। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। हम्म 12 15 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर पाएंगे कि जो हमारा 12 कॉमा 15 है, दिस कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इट इज written as linear combination of vector x equal to 1 comma 0 and y equal to 2 comma 3। ठीक है, तो इसी, अब यही जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यही सब बाद में जाके यूज होता है कि जो मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सब चीज ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम लोग का कभी कभी होता है क्या है ना कि कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बना सकते हो तो वही बना सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं R2/x में से कुछ वेक्टर्स हम सपोज करो इस तरह का ले लिए हैं। एक x ले, x हो गया, दूसरा वेक्टर सपोज करो x² + 1 ले लिए, तीसरा वेक्टर मान के चलो कि x³ + x² ऐसे कर लिए। ये तीन वेक्टर हम यहीं से उठाएं। पॉलिनोमियल्स में देखो, आर एक्स क्या है, पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस, मतलब जो भी वेक्टर आएगा वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हम बार बार यहाँ पर पॉलिनोमियल ले लिए। अपना कोई भी डिग्री है, फिक्स नहीं है यहाँ पर इनफैक्ट, क्योंकि हर डिग्री का पॉलिनोमियल वो कलेक्ट करता है। तो अब इनका भी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहो तो तुम कह सकते हो, जैसे कि अगर मान लेते हैं स्केलर सपोज करो, आर से ही स्केलर्स हम ले रहे हैं। जैसे अल्फा इक्वल टू 5 ले लो, एक -3 ले लो, एक 2 ले लो। ठीक है, फिर अगर हम इनका कहें कि अल्फा है, हाँ, उसी तरह से -3 और हम्म, बताओ कितना आ रहा है, 5। ये बन रहा होगा -x² -3 और 2x। हाँ, वो तो कट गया इधर से। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल असल में इन तीन का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से वेक्टर, ये मैट्रिक्स वाले में भी लीनियर कॉम्बिनेशन वैसे ही बनता है। जैसे हम लोग अगर मान के चलो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कलेक्शन किए हैं, वेक्टर स्पेस हमारा ये है। ठीक है, उसमें से एक वेक्टर, एक यहाँ पर जो वेक्टर रखे जाएंगे वो सारे मैट्रिक्स फॉर्म में रहेंगे। तो इसमें से मान के चलो कि जैसे 1 2 1 3 5 0 ऐसे कोई वेक्टर रखा हुआ है। अब हम इसको पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये किन किन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एक सिंपल तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, 1 5 3 0। अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे एक्सप्रेस कर सकती हो। 1 0 0 0, फिर उसके बाद फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं 0 5 0 0 ऐसे कर दिए। फिर एक कर दो 0 0 3 0, फिर हाँ, और ये लास्ट वाला ऐसे। तो देखो ये जितने वेक्टर्स आ रहे हैं ये भी तो इसी इसी के फॉर्म से यहीं से आ रहा है। ठीक है, M2R का ही है। तो इसका मतलब हो रहा है कि इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इस वाले वेक्टर को लिख चुके हैं। ठीक है, तो यही है बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका बेनिफिट बहुत है अभी। हाँ, बट ध्यान रखना कि कहीं अगर तुमको, हम लोग एक चीज़ हम पूछ रहे हैं, इसको बताना। हम लोग साइन एक्स का जो एक्सपेंशन लिखते हैं वो इस तरह का लिखते हैं, 1 + x
सॉरी 1 - 1 आता है, साइन जीरो में तो नहीं आता है, ये आता है एक्स माइनस एक्स, हाँ, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब हम तुमको ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा साइन एक्स जो है वो एक्स, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर 1, एक्स टू द पावर 4, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, क्या ये बन सकता है? बोलो। नहीं नहीं, स्क्वायर प्रेजेंट है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर हम तुमको एक कलेक्शन पूरा दे देते हैं, जैसे साइन एक्स को एक्सप्रेस कर दिए हैं इस फॉर्म में, अब हम एक कलेक्शन तुमको दे रहे हैं 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब फिर एक्स टू द पावर 4 डॉट 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 ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या इस कलेक्शन के हेल्प से हम ये कह पाएंगे कि साइन एक्स जो है एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑफ these vectors? नहीं, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, कॉफिशिएंट जो है, जो स्केलर है वो पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डेफिनेशन, वही गलती हुआ। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन का पहला डेफिनेशन क्या था कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक। तो जो साइन एक्स का हम एक्सप्रेशन लिखे हैं वहां पर, तुम देखो यहाँ पर एक्स है, एक्स यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसी तरह से जो हम लोग cos x का एक्सप्रेशन लिखते हैं 1 - x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 ऐसे। तो ये भी ये एक क्या कहें, सारे 1 x x² इनके कॉम्बिनेशन में तो लिखा गया है, बट इट इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ कि यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं रखे गए, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक, जहां जहां भी एक्सपेंशन हो सकता है, ये सभी these आर नॉट द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 1 x x² डॉट 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 इस तरह का, ठीक। तो ये लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होते, तो पूछा भी जा सकता है कि कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है, इस तरह से। अब आगे देखना लीनियर स्पैन, और फिर इसी के बाद हम लोग आगे देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट का बात, ठीक है। एक मिनट वाले से किया जाएगा, ध्यान से देखना। जब हम लीनियर स्पैन की बात कर रहे हैं, ये नहीं होता है, तो हमारे पास देखो सबसे पहले एक तो वेक्टर स्पेस है, लेट भी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। उसके बाद एस एक सबसेट लेते हैं वी का, वेक्टर स्पेस नहीं है, सब स्पेस नहीं ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं, ठीक है। देखो एस इज सबसेट ऑफ भी ले रहे हैं, ठीक है, सब स्पेस नहीं रहेगा, सबसेट रहेगा। सब स्पेस हम ले सकते हैं लेकिन हम सब स्पेस नहीं लेंगे। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन तैयार की गई है वो कहता है कि आप भी का एक सबसेट लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो S है उसके पास वेक्टर का सब स्पेस सबसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ ना कुछ वेक्टर को तो कलेक्ट करके रखे रहेगा। तो मान के चलो कि x1, देखो S जो होगा अपने आप में कुछ वेक्टर्स को तो कलेक्ट करेगा ही, तो x1 x2 डॉट 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 xn, मान के चलो कि n वेक्टर्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है।
अब क्या होगा कि जब हम लोग लीनियर स्पैन की बात करते हैं, EAR लीनियर स्पैन ऑफ एस अगर हम कहते हैं तो इसको इंडिकेट किया जाता है एलएस से, ठीक है। और ये जो एलएस होता है ये अपने आप में एक सेट है, बट कैसा सेट है, यहाँ पर x1 xn जो लिखे हुए हैं ना, इनका जितना मर्जी जो मर्जी जैसा तुम लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकती हो, सारे कॉम्बिनेशन को कलेक्ट करके बस यहाँ पर रख दो, ठीक है। यानी कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन xi अल्फा आई xi आई रन फ्रॉम 1 टू n, जहां पर अल्फा आई जो होंगे हमारे फील्ड से आएंगे, ठीक है। और साथ ही जितने भी एक्साइज रखने होंगे, जो भी एक्साई रख रहे हैं ये सारे के सारे एस से आ रहे हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब जो भी जिस जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना चाहो वैसा कॉम्बिनेशन रख सकते हो। अगर एक्सपैंड करके हम लोग इसको देखें तो ये कुछ इस तरह का सेट बनेगा, x1 x2 डॉट 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 xn को भी रखेगा, उसके बाद अल्फा वन x1, हाँ ऐसे अल्फा इसको अल्फा x1 बीटा अल्फा वन x1 बीटा वन x2, या अल्फा वन ही रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, अल्फा अल्फा टू एक्स टू अल्फा थ्री एक्स थ्री डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन टाइप के टर्म्स को भी रखेगा। ये सिंगल 1 डिग्री वाला मैंने इस तरह का वाला, फिर उसके बाद इस तरह के टर्म भी रहेंगे। सपोज करो अल्फा वन एक्स प्लस बीटा, इस तरह का रह सकता है अल्फा वन एक्स प्लस बीटा टू x2 कर दो, ऐसा वाला भी रह सकता है। फिर इसी तरह से एक नया कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहो तो अल्फा वन एक्स वन प्लस बीटा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू प्लस बीटा टू एक्स टू, ऐसे बना सकते हो। मतलब जितने तरह के हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को ये कंटेन करके रखे रहता है। तो लीनियर स्पैन जो होता है, बेसिकली लीनियर स्पैन ऑफ एस कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, जहां पर जितने भी वेक्टर्स आएंगे वो सारे सारे वेक्टर कहाँ से आएंगे, इसी सेट एस से आएंगे। और जो भी स्केलर रहेगा वो हमारे फील्ड एफ से रहेगा, ठीक है। क्या चीज, यहाँ जो हम लोग एस को हम फाइनाइट कलेक्शन बनाए हैं, ये फाइनाइट कलेक्शन कभी का फाइनाइट कलेक्शन के साथ साथ इनफाइनाइट भी हो सकता है। देखो बेसिकली एस जो होता है वो कोई भी टाइप का एक सेट हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी टाइप का एक सेट हो सकता है। मतलब जो हम कॉम्बिनेशन यहाँ पर इनफाइनाइट वेक्टर्स रहेंगे या फाइनाइट वेक्टर्स रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज क्या है कि जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को पकड़ के एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन जब बना रहे हैं तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का कलेक्शन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन इस सेट में इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम जैसे कि एस में सपोज करो इस तरह का मान के चलो कि हम कुछ वेक्टर्स इस तरह से रख रहे हैं, जैसे वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स एन, फिर इधर से और भी वेक्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम एल एस अगर बना रहे हैं ना, तो एल एस में जो लीनियर कॉम्बिनेशन रखा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन हो रहा है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में फाइनाइट टर्म्स आते हैं। एस में फाइनाइट टर्म होंगे कोई नेसेसरी नहीं है, एस में इनफाइनाइट टर्म्स रह सकते रहेंगे, या रह सकते हैं, जैसा जो चाहो जैसा बनाना चाहो। जो एल एस बनाएंगे उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन जब कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में जब ने वेक्टर्स यूज कर रहे हैं वो वेक्टर्स की संख्या निश्चित रहेगी, वो फिक्स रहेंगे कि इतने ही हमको लेने हैं, दो लेने हैं, तीन लेने हैं, चार लेने हैं, या पांच लेने हैं, या फिर जितना भी होगा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे। तो जैसे हम एक कलेक्शन लेंगे वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये हो गया सिंगल टर्म्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिंगल टर्म्स एक ही आ रहा है, वन को एज ए वन इंटू वन लिख सकते हैं, एक्स को वन इंटू एक्स लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब को वन इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं, इस तरह से होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना चाहो तो वन प्लस एक्स टाइप का बना सकती हो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये एक नया कॉम्बिनेशन हुआ जिसमें तीन ही वेक्टर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से चाहो तो तुम एक और कॉम्बिनेशन बना लो, एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस सेवन एक्स
6 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 10, ये भी देखो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ठीक है, तो एस हमारा इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे इसमें जितने वेक्टर्स जो भी वेक्टर्स रखे जा रहे हैं वो अपने आप में एक फाइनाइट टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसलिए ना उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। डाउट क्लियर हुआ? तुम्हारा आवाज कट रहा है। बोलो अब। ठीक, चलो इसके अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। अ, जैसे हमारे पास एक इस तरह का वेक्टर हम ले सकते हैं। मान के चलो कि R2/R ले रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक सेट जो है, मान के चलो कि एक सेट हम इस तरह का ले ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 और सपोज करो 0, 1। इस तीन वेक्टर को हम कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब जब हम एल एस बना रहे हैं तो एल एस में असल में हर तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास रहेगा। यहाँ पर देखो एस जो है वो फाइनाइट कर दिए हैं। एस हम इन्फानाइट भी ले सकते थे, ऑर्डर पेयर इन्फानाइट हम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग इस फाइनाइट सेट से अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो हम लोग इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे, अल्फा इंटू 1, 2 प्लस प्लस बीटा कर देना है। ठीक है, प्लस बीटा एक कॉम्बिनेशन बना। उसी तरह से अल्फा 1 इंटू 3, 4 प्लस बीटा 1 एक कॉम्बिनेशन बना। उसी तरह से अल्फा 3, 0, 1 प्लस बीटा 3 कर दो, ये कॉम्बिनेशन। सिमिलर वे में दूसरा एक कॉम्बिनेशन अल्फा 1, 1, 2 प्लस बीटा 1, 3, 4 बना सकती हो। उसी तरह से अल्फा 2, 1, 2 प्लस बीटा 2, 0, 1 बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे का हम कलेक्शन करते रहेंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि मान के चलो कि इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि एस जो है वो कुछ दो वेक्टर का कलेक्शन जैसे आ रहा है 2, 1 और 2, 1 और मान लो कि -1, 2 रखा हुआ है। ठीक है, अब एक वेक्टर हम सपोज करो 3, 4 दिए हुए हैं। हमको चेक करना है कि ये जो 3, 4 है इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा रहा है तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 3, 4 को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो अल्फा 2, 1 प्लस बीटा -1, 2 के फॉर्म में लिखेंगे। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये अल्फा हमारा नोन नहीं है, ये बीटा भी हमारा नोन नहीं है, तो हमको इसी अल्फा और बीटा को इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही जैसे सिंपल प्रोसेस है। 3, 4 सबसे पहले 2 अल्फा अल्फा और यहाँ पर से हो गया माइनस बीटा एंड 2 बीटा, दोनों को ऐड कर दो तो 2 अल्फा माइनस बीटा फिर अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा एंड 3, 4 इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने से हमें मिल रहा है एक इक्वेशन 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 और दूसरा अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, दोनों ही इक्वेशन को आप सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा होगा, 4 अल्फा माइनस 2 बीटा दिस इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा प्लस 2 बीटा दिस इज इक्वल टू 4 आ रहा है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 5 अल्फा इक्वल टू 10 देन अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से बीटा की वैल्यू अगर तुम चेक करो तो बीटा की वैल्यू आ रही होगी 1। तो एक अल्फा इक्वल टू 2 हो गया, बीटा इक्वल टू 1 हो गया। इट मीन्स जो हम 3, 4 लिखेंगे ये कुछ इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी, 2 इंटू 2, 1 प्लस 1 इंटू -1, 2 ये हो जाएगा हमारा 3, 4 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वेक्टर दिया जाता है और एक सेट दे देंगे और फिर बोलेंगे कि ये वाला वेक्टर जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह से लिखा जाएगा। लिख रहे हो तो इन
स्केलर्स को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? ठीक। हाँ, अभी आ रहा है आवाज़? हेलो? ऑडियो ठीक है? ओके। सपोज करो कि तुमको इसी तरह से एक वेक्टर हम सेट बना के दिए हुए हैं। मान के चलो कि 1, 2 है और दूसरे वाले में -1, 3 रखा हुआ है। ठीक है, एक वेक्टर हम सपोज करो 3, 4 दिए। ठीक, तो इसको तुमको बताना है कि हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाह रहे हैं 1, 2 प्लस बीटा -1, 3। तो अब नेक्स्ट तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इस अल्फा और इस बीटा को फाइंड करना है। फाइंड करो। एक मिनट रुको। 13/5। ठीक है, -2/5। ठीक, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो लीनियर स्पैन कैसे बनाते हैं। जो हम लोग पीछे सीखे ना कि लीनियर स्पैन ये चीज़ होता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी में देखना कि लीनियर हम तुमको एक सेट दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग लीनियर स्पैन बनाएंगे। जैसे हम लोगों को यही चीज़ दिया जाए कि एस जो है इसी तरह का सपोज करो 1, 2 और -1, 3 नाम का एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ R2/R है। ठीक, तो जब इसका एल एस बनाने कहा जाएगा तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? अल्फा इंटू 1, 2 प्लस बीटा इंटू -1, 3, जहाँ पर अल्फा और बीटा कहाँ से आएंगे? रियल नंबर से आएंगे। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है। जो हम लोग सिंगल सिंगल करके लिख रहे थे ना, सिंगल सिंगल करके लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस तरह का एक जनरल फॉर्म बनाएंगे और इसमें साफ साफ बता देंगे कि अल्फा और बीटा कहाँ से आएंगे? रियल नंबर से आएंगे। तो बस इसको थोड़ा सा इवेलुएट कर दो तो हमारे पास आ रहा है अल्फा माइनस बीटा एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन रहेगा जहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे रियल नंबर से आएंगे। जैसे जैसे अल्फा बीटा का हम नंबर चेंज करते चलेंगे वैसे वैसे हमको नया नया पेयर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर स्पैन लिखा जाता है। और जो ये लीनियर स्पैन हम लोग इस तरह से एल एस लिखे हैं, इसी चीज़ को आगे ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज जनरेटेड बाय एस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट हैं वो एस के ही एलिमेंट से ही जनरेट हो रहे हैं, इनके ही लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा रहा है। इसीलिए कहेंगे कि जो भी एल एस हमारा बनता है वो असल में जनरेटेड बाय एस रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं नोट में कि लीनियर स्पैन एल एस इज जनरेटेड बाय एस। ठीक है, एंड इसको डिनोट इस तरह से भी कर सकते हैं, एल एस इज इक्वल टू जनरेटेड बाई एस। जिससे भी जनरेट होता है उसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है, जनरेटेड बाई एस के इस तरह से। अब जैसे कि एक सपोज करो कि हम R3 एक ले लेते हैं, R3/R ले हैं। एस जो है वो मान के चलो कि 1, 0, -1 का कलेक्शन है और इधर -1, 1, 0 का कलेक्शन रखा हुआ है। ठीक है, अब तुम ये असल में R3 का तो एक सबसेट ही है। फिर अगर हम तुमको कहें कि एल एस बनाइए, लीनियर स्पैन बनाना है, तो वो लीनियर स्पैन कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा इसका जनरल फॉर्म? ट्राई करो। लीनियर स्पैन बनाना है। ओ डायरेक्ट कर रही हो, एक स्टेप पर लिख लो ताकि गड़बड़ ना हो। 1, 0। हाँ, ठीक। अल्फा बीटा हमारे फील्ड से है। हाँ, अल्फा माइनस बीटा, फिर यहाँ से बीटा। हाँ, तो ये हो गया।
तो इस तरह का जो ट्रिपलेट का फॉर्म रहेगा, यही हमारा एलएस बनेगा। एस इज द कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स 1 1 0 0 एंड ये सपोज करो 0 2 0 1, चाहे 0 ही रखो। इसका लीनियर स्पैन बना करके हमको ये बताना कि इसको यहाँ पर हम फिलहाल 1 कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का लीनियर स्पैन बना के बताओ कि एलएस जो है वो किस तरह के वेक्टर का कलेक्शन बन रहा है। ठीक है, 1 है 1, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कुछ इस तरह का मैट्रिक्स दिख रहा है, अल्फा बीटा अल्फा जीरो, जहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे फील्ड से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किस तरह का मैट्रिक्स दिख रहा है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी चीज को पूछ रहे थे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक कलेक्शन होता है। तो इसी तरह से अगर मान लो तुमको पूछें कि अगर एलएस सपोज करो कि स्केलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है, तो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 है, तो एस को तुमको बताना है कि एस में कौन कौन से वेक्टर होंगे। हाँ, 1 0 0, ठीक है, ठीक है, गुड। इस तरह के मैट्रिक्स का ये असल में लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम सिंगल एक ही मैट्रिक्स दे देते ना 1 0 1 1, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन मान्य है यहाँ पर, क्योंकि है तो वही चीज़ ना, इसी चीज़ को तो हम यहाँ पर ब्रेक कर दिए हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं। और सपोज करो इस बार तुमको एलएस दिया गया है, मान के चलो कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 ही है, तो चेक करके बताओ कि एलएस जो होगा उसमें किस किस तरह के वेक्टर रखने चाहिए। 0 0 2 0 मैट्रिक्स लिख रहे थे ना। एक मैट्रिक्स पर एक जनरल मैट्रिक्स बनाओ ना, लोअर ट्रायंगुलर वाला। लोअर ट्रायंगुलर मतलब जैसे ए बी सी और 0 हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब इसको ही देख के तुमको बताना था कि इसमें वेक्टर इस तरह का रहता, 1 0 0 एक वेक्टर होता, दूसरा वेक्टर 0 0 1 0, दूसरा वेक्टर, और तीसरा वाला वेक्टर 0 0 1 हो जाता। तो ये 3 वेक्टर का कलेक्शन रहता, ठीक है। हाँ, अरे तो कोई भी दो वेक्टर, हम क्या बोले एस में कितने वेक्टर रहेंगे इसको पूछ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इसमें, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एलएस जो होता है, हम लोग जो भी एलएस बनाते हैं, एलएस हर तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन का पूरा कलेक्शन रहता है। तो एलएस जो है वो अपने आप में एस को भी कंटेन करके रखे रहता है। एलएस कंटेन्स एस इटसेल्फ, क्योंकि अगर एस को नहीं रखेगा तो फिर तो बन ही नहीं सकता है ना। जैसे अगर एस में x1 x2 x3 मान लो 3 वेक्टर रखे हुए हैं, तो एल एस जो होगा इन्हीं 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा x1 प्लस अल्फा 2
x2 प्लस अल्फ़ा थ्री एक्स थ्री, और जो भी अल्फ़ाइज़ हैं वो हमारे फील्ड से आ रहे हैं। तो इसमें भी तुम देखोगे कि अगर एक टाइम पे मान के चलो कि हम एक बार अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री की वैल्यू को ज़ीरो कर दिए और अल्फ़ा वन का वैल्यू को वन कर दिए, तो हमको ये जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या कौन सा वेक्टर मिलेगा, x1। नेक्स्ट वाले में उसी तरह से अल्फ़ा थ्री और अल्फ़ा वन को जीरो कर दो और अल्फ़ा टू को वन कर दो, यहाँ से मिल रहा है x2। अगेन अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू को जीरो कर दो और अल्फ़ा थ्री की वैल्यू को वन कर दो तो x3 मिल रहा है। इट मीन्स वो क्या रहा है कि ls जो होगा इन अपने पेरेंट वेक्टर को तो जरूर कंटेन करेगा, जो ls है s को हमेशा कंटेन करके रखा था। ठीक। दूसरा चीज़ ये याद रखना कि ls जो है ये अपने आप में एक सबस्पेस क्रिएट करता है, दिस फॉर्म्स ए सबस्पेस। ls is the smallest subspace of V, vector space V, which contains S। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं W1 W2 W3 W4 ये सारे सबस्पेस ऑफ V रखे हुए हैं, तो फिर हमारा ls जो है ये ये एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो कि बेसिकली s को कंटेन करके रखे रहता है। ठीक है। तो ls इस ls की जगह पर हम ये लिखेंगे, जो अगर s कोई लिखना चाहे तो ls नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ W1 W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इंटरसेक्शन W4 हो जाएगा। ठीक है। जितने भी सब स्पेस होते हैं उन सभी का अगर इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं तो वो हमारा एक मिनट एल एस आता है कि एस आता है, चेक। एल एस, हाँ एल एस हो जाएगा। एल एस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल W1 W2 W4। ये अगर मान लो चार सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस के, तो इन सभी का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन हमारे एल एस के इक्वल होता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बार बार लिखे भी थे कि एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ भी विच कंटेन्स एस। तो अगर हम इसको इस तरह से फॉर्मूला लिखें, एस इज कंटेन्ड इन एल एस एंड एल एस इज द intersection of W1 intersection W2 intersection W3 intersection W4। अगर ये चार ही सब स्पेस हैं तो ये हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लो इनफाइनाइट सब स्पेस बन रहे हैं तो उस चीज़ को हम लिखेंगे इंटरसेक्शन I रन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एंड दिस इज नथिंग बट ls। ये इंटरसेक्शन ls होगा एंड ls इज कंटेन्ड इन s रहेगा। सॉरी एस एल एस जो है वो एस को कंटेन करके रखे रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर दूसरा चीज़ कि अगर मान लो इम्पटी सेट तुमको हम दे रहे हैं तो इम्पटी सेट का एल एस कैसा बनेगा, इस उसी चीज़ को यहाँ से फाइंड करेंगे। देखना, जैसे वेक्टर स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ बनाया गया है, ठीक है, और एस जो है वो सपोज करो इम्पटी सेट दिया हुआ है, हम इसका कह रहे हैं कि इसका एल एस बना के बताइए। तो ये एल एस आखिर होगा तो क्या होगा, इसी चीज़ को देखना है। तो हम लोग एक W1 सब स्पेस लेंगे वी एफ का। ठीक है। सब स्पेस को ऐसे बेसिकली इंडिकेट करते हैं। उसी तरह से W2 लेंगे, उसी तरह से W3 लेंगे। तो जितने भी सब स्पेस हैं सारे सब स्पेस के लिए ये फाई तो एक सबसेट ही रहेगा। फाई इज कंटेन्ड इन W1, दिस इज कंटेन्ड इन W2, दिस इज कंटेन्ड इन W3, इसी तरह का सबका होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि एल ऑफ फाई बनाना, तो एल ऑफ फाई बेसिकली क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आई रन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ओके। अब हर सब स्पेस में जितना भी W1 बन रहा है उन सभी के पास एक कॉमन वेक्टर तो जरूर होगा, और वो कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर। इसके पास भी जीरो वेक्टर है। अलग अलग वेक्टर बहुत सारे होंगे लेकिन एक ऐसा कॉमन वेक्टर है जो सभी में है और वो है जीरो वेक्टर। तो इसी वजह से इम्पटी सेट का जब एल एस फाइंड किया जाता है या लीनियर स्पैन, तो वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर मिलता है। ठीक है।
समझ में आया ये चीज़? ठीक है। दूसरा चीज़ इसी में ध्यान रखना कि एलएस जो होगा हमारा एलएस तो हाँ, एलएस तो बता दिए हैं, एलएस हमारा सब स्पेस होगा। अब जब लीनियर स्पैन बताएँगे तो उस समय आगे का चीज़ बताएँगे। यहाँ रुको देख लेते हैं सब चीज़ लिखे हैं कि नहीं। ये हो गया, ये भी हो गया। इसी में ही मेंशन कर लूँ कि एस जो होता है वो कंटेन्ड रहेगा एलएस में, एंड एलएस इज़ कंटेन्ड इन ए, सपोज़ करो किसी डब्ल्यू में है, एंड डब्ल्यू इज़ कंटेन्ड इन वी। वी अपना कोई वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। इसी चीज़ को एक बार इस तरह से देखो कि एस सपोज करो सिंगलटन जीरो का कलेक्शन रखा हुआ है, तो इसका एल एस क्या आना चाहिए, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना। बिल्कुल सही, जीरो हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये क्या चीज़ होता है असल देखो, जो हम लोग के पास कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दिया जाएगा, ठीक है, उन वेक्टर्स को ही लीनियरली इंडिपेंडेंट बताएंगे, उन्हीं के वेक्टर को ही डिपेंडेंट बनाएंगे, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो लिखते हैं लेट एस जो है वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास रखे हुए हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन, एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ वी, वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट रहेगा, इसी की वजह से सबसेट ऑफ वी रहेगा, ठीक है। देन एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यहाँ वेक्टर हटा दो, ठीक है। एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट if the linear combination alpha 1 x1 alpha 2 x2 डॉट 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 अल्फ़ा एन एक्स एन इक्वल टू हम जीरो कर रहे हैं, और इससे इम्प्लाई हो जाएगा कि जितने भी स्केलर्स लिए गए हैं अल्फ़ा वन डॉट 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 अल्फ़ा एन तक के सारे स्केलर अगर हमारे जीरो हो रहे हैं, तब उस केस में कहेंगे कि ये सेट ऑफ फैक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मतलब जितने भी सबसे पहले फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लेना है, उसको अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बता रहे हैं तो उनका ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, इक्वल टू जीरो करेंगे। फिर उसके बाद हमको चेक करना है कि इनके जो स्केलर्स आ रहे हैं, इसमें जो स्केलर यूज़ किए गए हैं, क्या वो सारे के सारे स्केलर जीरो हो रहे हैं। सारे के सारे जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, कुछ कोई एक भी बच गया तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी में लिख दो लीनियरली डिपेंडेंट, इसमें भी वैसे ही लिखना। एस जो है वो एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन का अपना एक कलेक्शन है, इट इज सबसेट ऑफ वी। देन एस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन इक्वल टू जीरो किए, और फिर इससे पता चल रहा है कि एटलीस्ट या फिर सम ऑफ द अल्फाइज आर नॉट इक्वल टू जीरो, सम ऑफ अल्फाइज आर नॉन जीरो, कुछ ना कुछ तो बच गए, तब उस केस में उसको लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज़ समझो कि लीनियरली डिपेंडेंट कहने का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। लीनियरली डिपेंडेंट कहने का मतलब हो रहा है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख लो, या फिर कुछ अलग अनदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो। जैसे कि मान लो कि हमारे पास x1 एक वेक्टर रखा हुआ है, x2 और x3 तीन वेक्टर रखे हुए, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि ये तीनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई वेक्टर x1 जो है, हो सकता है कि x2 और x3 इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए,
या फिर ये हो सकता है कि x3 जो है वो x1 एंड x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें, या फिर x2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। मतलब जब एक वेक्टर को अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख लेते हैं, तब हम कहते हैं कि ये वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है? ये इसका बहुत ज़्यादा यूज है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। जैसे कि सपोज करो हम तुमको दो वेक्टर दे रहे हैं, एस जो है मान के चलो कि इस तरह का वेक्टर रखा हुआ है 1 1, और इधर रखा हुआ है 2 2। अब हमको चेक करना है कि ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले नंबर तो वेक्टर को ही देख लो। अगर कोई एक वेक्टर किसी अदर के स्केलर मल्टीपल में लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट है। अब जैसे कि हमारे पास 2 2 को ही देख लो। 2 2 को अगर हम लिख रहे हैं 2 × 1 2 बन गया ना। 1 का स्केलर मल्टीपल में, इसका मतलब हो रहा है कि ये 2 2 और 1 1 आपस में क्या है, एलडी है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक। ओके। और अगर बाय डेफिनेशन भी हम चलते हैं तो बाय डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, अल्फ़ा 1 1 प्लस बीटा 2 2 इक्वल टू जीरो करेंगे। फिर हमको देखना है कि इस अल्फ़ा और बीटा में क्या दोनों के दोनों जीरो हैं या फिर कोई एक नॉन जीरो हो रहा है। तो अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ, और फिर ऐसे कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो पता चल रहा है कि अल्फा जो है वो 2 बीटा के बराबर हो रहा है। इट मीन्स इतना फिक्स हो चुका है कि जब अल्फा की वैल्यू जीरो लेंगे तभी ये जीरो होगी, या फिर बीटा की वैल्यू जीरो लेंगे तभी जीरो हो सकती है। अदरवाइज दूसरा केस तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जीरो हो पाएगा। ठीक है, दोनों को जीरो, हर हमेशा के लिए दोनों को जीरो होना चाहिए। ठीक है, कैसा भी कॉम्बिनेशन बनाएं, उस केस में अल्फा और बीटा को हमेशा के लिए जीरो होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा के लिए जीरो हो ही नहीं सकता है। अल्फा का वैल्यू सपोज करो एक बार तुम 2 ले लो, और बीटा का वैल्यू सपोज करो एक बार -1 कर दो, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ठीक है जीरो हो जा रहा है, लेकिन अल्फा बीटा तो जीरो नहीं है। ठीक। उसी तरह से अदर अदर कॉम्बिनेशन लेंगे तो हर बार वही हो रहा है कि अल्फा बीटा नॉन जीरो वैल्यू भी ले रहे हैं, तब भी तब भी ये हमारा जीरो हो रहा है, बट क्या कहते हैं, एग्जैक्टली ये सभी सिचुएशन में जीरो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे कि ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। फिर उसी तरह से तुमको देखना है, जैसे एक एग्जांपल और क्वेश्चन बनाते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को चेक करने का बहुत सारा तरीका होता है, जिसमें अभी फ़िलहाल लीनियर कॉम्बिनेशन वाला तरीका सीखो, फिर हम बताएँगे वेक्टर ये डिटर्मिनेंट और रैंक वाला मेथड। उसमें भी वो और ज़्यादा ईज़ी है इससे। छोटा-छोटा वेक्टर लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास 1 1 है, दूसरे वाले में 2 3 रखा हुआ है। ठीक है? चेक करके बताना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। तो वैसे ही करो, सबसे पहले इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाओ, अल्फ़ा 1 1 प्लस बीटा 2 3, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो कर दो। तो यहाँ से तुमको मिल रहा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन बना अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन बना अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉल्व अगर करें तो बीटा की वैल्यू एक बार जीरो आएगी, फिर उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू भी जीरो आ रही है। इतना आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ कह पाएंगे ना कि अल्फा की वैल्यू भी जीरो हो गई, बीटा की वैल्यू भी जीरो हो गई, इसका मतलब हो गया कि ये वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस तरह से एक और वेक्टर चेक करो, 1 1 3 2, एंड सपोज करो 1 3 दिए हुए हैं। तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। देख लो कि कोई एक वेक्टर कहीं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो नहीं लिखा जा रहा है। देख लेते हैं, 3 2 जो है उसको हम लिखना चाह रहे हैं 1 1 और
1, 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अल्फा 2, 1। नहीं नहीं, यही आपस में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में बना के देखना है। ठीक है, बाहर से वेक्टर तुमको लाना नहीं है, जो अंदर में रखा हुआ है उनको ही चेक करना है। तो देखो, ऐसे कर लो, a × 1, 1 प्लस b × 3, 2 प्लस c × 1, 3 करो इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन बनाना है और इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये बनेगा a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0 बना। दूसरा वाले में a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 बना। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करेंगे, तो अगर इसका एक डिफरेंस ले लें तो हम लोग को मिल रहा है b -2c इक्वल टू 0, मतलब b की जो वैल्यू है वो 2c के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब b को हम 2c के बराबर लिख सकते हैं। अब ये वाला वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, तो a प्लस बी की जगह पर 3 × 2c कर दो प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब a इक्वल टू हो रहा है -7c। ठीक है, मतलब हो गया कि a हमारा इसके बराबर, a को c के फॉर्म में लिख सकते हैं, b को हम 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको हम कॉम्बिनेशन सब वैल्यू को पुट कर दो। तो -7c 1, 1 प्लस b की वैल्यू 2c 3, 2 प्लस c 1, 3 इक्वल टू 0 करो। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आ रहा है c को कॉमन करने से -7 1, 1 प्लस 2, 3, और ये बन गया 1, 3। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर से c का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट है, c का वैल्यू 0 ही लेना, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। c का वैल्यू हम नॉन ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से कहेंगे, क्योंकि c जो है यहाँ नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रहा है, और c जब नॉन ज़ीरो हो जाएगा तो a भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा, b भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम साफ-साफ कहेंगे कि ये जो स्केलर हैं, हाँ, ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, एलडी इस तरह से। तो ऐसे ही हम लोग को सारा चेक करना होता है। ऐसे भी तुम अगर ऐसे नहीं बनाना चाह रही हो तो डायरेक्टली देख लो, कोई एक वेक्टर को उठाओ, जैसे 3, 2 उठाएं, मान लो 3, 2 उठाएं और कह रहे हैं कि नहीं हम इसको 1, 1 और 1, 3 के स्केल कॉम्बिनेशन में लिखना चाह रहे हैं, तो अल्फा और बीटा डाल के अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए। तब भी उसे पता चल रहा है कि एक भी ऐसा सिचुएशन मिला जिसमें से एक वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए, मतलब वो सीधे-सीधे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएँगे। ठीक है? तो